हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और लगातार स्टडी भी कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वो हल्का फुल्का जब सिलेबस आगे बढ़ता है ना तो दबाव बढ़ जाता है, अन्य सब्जेक्ट भी रहता है। बखूबी मैं समझ रहा हूँ उन सभी बातों को, लेकिन फिर भी स्टडी को तो कंटिन्यू रखना ही है। अब जो है आज जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ वो लेक्चर 5 है, जो न्यूली एडेड वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2.0 का। तो तुम में से जो भी स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो सब डाउनलोड कर लेना। कुछ मटेरियल हम लोग उस पर भी दे रहे हैं। और साथ में जो है एक चीज़ और याद रखना कि टेलीग्राम चैनल पे भी जो है वो क्विज़ रखा गया है और उसका भी अन्य माध्यम से तुम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाएगा। चलो अभी हम लोग फ़िलहाल इस लेक्चर का बात करते हैं। देखो, पिछले क्लास तक में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी जो सिंगल पॉइंट चार्ज है ना, सिंगल पॉइंट चार्ज है, मान लो चार्ज Q है। ये चार्ज Q यहाँ से R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो, तीनों एक ही बात है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखो, पॉजिटिव चार्ज रख दो। टेस्ट चार्ज हमेशा कन्वेंशन है, कैसा रखना है, पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। यानी ये जो पॉइंट Q चार्ज है, इस Q चार्ज को ही तुम प्राइमरी चार्ज कहो। मेनली इसी चार्ज के लिए ना हम लोग काम कर रहे हैं, तो प्राइमरी चार्ज कहो या सोर्स चार्ज भी बोलते हैं। तो प्राइमरी चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, अगर तुमसे ये पूछा जाए तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², है ना। ये हम लोग सीखे थे। ये स्केलर फॉर्म हो गया, फिर वेक्टर फॉर्म भी तुमको बताए थे। वैसे हम लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम जो बनाते हैं वो स्केलर फॉर्म में ही बनाते हैं। यानी एक बात याद रखना, अगर यहाँ -Q चार्ज होता है ना, तुम्हारा जो प्राइमरी चार्ज है, जो मेन चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, अगर ये निगेटिव होता और तब तुमसे कोई कहता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पर बतलाओ, तब क्या करता, तब भी बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² ही होगा। यानी चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों केसेज में। हाँ, डायरेक्शन का जहाँ बात करेंगे तो देखो, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया। यानी कि इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो फर्क क्या चीज का हो रहा है, डायरेक्शन का। यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स राइट था तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही के वही है। तो देखो, आज के क्लास में पहले तुमको सिखाएंगे कि चाहे सिंगल चार्ज हो या ये नंबर ऑफ चार्जेज हो, ढेर सारे चार्ज हो, तब हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे कि चार्ज डेंसिटी क्या है, और जब कोई बॉडी कंटिन्यूअसली चार्ज्ड हो, है ना, चाहे सर्कुलर वायर हो, स्ट्रेट वायर हो, अलग अलग शेप ऑफ वायर हो, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये केवल तुमको रिवीजन के लिए किए हैं। इसको जो है एक बार नोट करना चाहते हो कर लो। हाँ, अब देखो, जैसे तुमसे कहा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू गिवन चार्जेस,
मतलब कि आगे जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं उसमें एक से ज़्यादा चार्ज मौजूद है। सपोज करो तुमसे कहा गया क्वेश्चन में कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q है, यहाँ भी पॉइंट चार्ज Q है। सपोज करो इसका साइड लेंथ A दिया हुआ है और कहा गया तुमसे कि ये है पॉइंट P। मतलब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक, देखो बहुत सिंपल है। पहले ये सोचो, ये जो Q चार्ज है वो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा, फिर ये Q चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। मान लो अगर इसको हम चार्ज 1 बोले और इसको चार्ज 2 बोले, देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। चलो ये फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो सोचो तो ये जो Q चार्ज है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा, फॉर्मूला तो हमको याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K बोल देंगे, K Q बाई आर स्क्वायर, R के जगह ये लिख देंगे, है कि नहीं। लेकिन डायरेक्शन तो अभी सिखाए हैं ना, कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखना हो तो क्या करना, वहाँ पॉजिटिव चार्ज रखना, और उस पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगे वही डायरेक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो अगर यहाँ प्लस चार्ज रखोगे, माइंड में सोचो यहाँ प्लस रखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो सोचो इधर रिपेल किया क्या, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 बोल दिए, चार्ज 1 के कारण है। ये देखो तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा क्या, इधर रिपेल किया, ये E2 हो गया। अच्छा एक बात बतलाओ, E1 बोलो चाहे E2 बोलो, दोनों इक्वल है कि नहीं, क्योंकि ये भी चार्ज Q है, ये भी Q है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये देगा उतना ही ये देगा क्या। तो अगर E1 का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो गया जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वायर। E2 का वैल्यू निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वायर, है ना। चलो E1 और E2 तो निकल गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, तो देखो E1 और E2 जब इक्वल है, और तुमको इतना मालूम है ना कि ये एंगल 60 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये सब एंगल तो 60 होगा ही, यानी ये भी एंगल 60 है ना। तो माइंड में सोचो कि दो वेक्टर है, एक इधर है एक इधर है, बीच का एंगल कितना है 60, और संयोग से दोनों वेक्टर इक्वल है। थोड़ा याद करो जब वेक्टर पढ़ता था, ठीक ना, याद दिला दे रहे हैं। जैसे ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B, बीच का एंगल है थीटा। जब A और B मैग्नीट्यूड में इक्वल होता था, वैसे तो तुम एक जनरल फार्मूला पढ़े हो रिजल्टेंट का, √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, बिल्कुल सही है। वैसे भी काम कर सकते हैं, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos 60 बोल देंगे। लेकिन तुमको सिखाया गया था कि जब ये दोनों इक्वल हो तब रिजल्टेंट डायरेक्ट लिख सकते हो 2A cos थीटा बाई 2। कैसे आया था, वेक्टर वाले लेक्चर में देख लेना, नहीं तो बस यहां फिलहाल याद रखो 2A cos थीटा बाई 2, और रिजल्टेंट ठीक बीच से पास करता है। ये कब के लिए बात बतलाए, जब A और B इक्वल हो तब, यानी अगर इस एंगल को तुम अल्फा बोलोगे तो अल्फा थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये एंगल निकालना हो तो अगर ये दोनों इक्वल रहे, A और B इक्वल रहे, तब रिजल्टेंट जो है ना एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। क्लियर है। तो ये दो बात याद रखना जो यहाँ पे यूजफुल है। बोलो E1 और E2 इक्वल है, जब इक्वल है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा,
तो बोलेंगे भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक बीच से पास करेगा। पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो तुम ऐसे बोलोगे कि भाई E1 और E2 इक्वल है, तो लिख दो 2E1 cos थीटा बाई 2 यानी 60/2। जैसे देखो A और B इक्वल है तो 2A cos थीटा बाई 2 लिखो, चाहे 2B cos थीटा बाई 2, A और B तो सेम ही ना है। तो देख लो 2E1 cos 60/2। अब बतलाओ E1 का वैल्यू कितना है जी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या शॉर्ट फॉर्म में KQ/A² सिंपली बोलो, और cos 30 हो गया ना, ये सोचो तो ये cos 30 हो गया। cos 30 का वैल्यू कितना, तो cos 30 होता है √3/2, 2 गायब हो गया, क्या रिजल्ट आया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3Q/A² है ना। और पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो जाहिर है पूरा एंगल जब 60 है तो हाफ एंगल अगर देखोगे तो हाफ एंगल 30 होगा, इसलिए क्योंकि ठीक बीच से पास कर रहा है। तो बोलो ये आसान है कि नहीं। चलो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखने में फिगर सब कुछ वही है, देखो चेंज क्या किया गया है, इसको माइनस क्यू कर दिए। अब पूछा जा रहा बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड P पर क्या होगा। ठीक है, देखो माइनस क्यू रहे चाहे प्लस क्यू रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब P पर निकालोगे ना तो मैग्नीट्यूड में तो वही आएगा KQ/A², यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां लिखते थे ना वहां K लिख दिया। अब देखो इस Q चार्ज के कारण निकालोगे फिर वही होगा, इसलिए बेहतर है इसको देखो ऐसे लिख दे रहे हैं E1 = E2 इतना होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो है इस दोनों चार्ज के कारण इक्वल होगा। लेकिन बात डायरेक्शन का है, आखिर माइनस क्यू रखने से फर्क क्या हुआ। तो सोचो ये जो चार्ज 1 है इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखोगे तो किधर होगा, तो यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखो है ना, तो टेस्ट चार्ज जब रखोगे तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो क्या करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा, यानी देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। और इस 2 को देखोगे तो 2 अगर यहां कोई प्लस चार्ज रखोगे, ये भी पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा ना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया है ना। देखो तो कितना आसान, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर दोनों इक्वल है ना। सोचो ये एंगल जब 60 है तो पूरा एंगल कितना होगा, 120 होगा क्या, यानी तुम माइंड में सोचो दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट किधर होगा जी, तो बोलेंगे रिजल्टेंट जो होगा वो ठीक बीच से पास करेगा। ये पूरा एंगल 120 है तो जाहिर है रिजल्टेंट जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे पास करेगा, यहां से यहां तक का एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, बस फिर वही मेथड हम लोग यूज करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E1 cos θ/2 120/2, E1 का वैल्यू KQ/A², ये cos 60 हो गया ना, cos 60 1/2, देखो तो KQ/A², आंसर आ गया क्या। और देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है क्या, है ना आसान। चलो इसका भी जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब जो है हम लोग ऐसे एग्जाम्पल को लेते हैं जिसमें 2 से भी ज़्यादा पॉइंट चार्ज हो।
ठीक ना। अभी देखो जो भी काम कर रहे हैं ना वो पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए नहीं कर रहे हैं कि कोई रॉड है उस पर चार्ज है, वो सब बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए बात कर रहे हैं। तो 3 ठो पॉइंट चार्ज है ना। तुम कहोगे हर बार क्यू क्यू ही काहे लेते हो, चलो मान लो इसको हम 2Q ले लिए। अब देखो कह रहा है स्क्वायर के कॉर्नर पे तीनों चार्ज रखा हुआ है, इस कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक, देखो जी 3 ठो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो भाई वेक्टर क्वांटिटी है, केवल मैग्नीट्यूड से तो काम चलता नहीं है, डायरेक्शन भी देखना पड़ता। चलो जी, क्या रूल है, यहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, रख दिया। ये Q चार्ज उसको रिपेल करेगा इधर, तो बिल्कुल रिपेल करेगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये जो 2Q चार्ज है वो इधर रिपेल करेगा क्या, यानी यहां एक प्लस चार्ज रखोगे तो ये जो 2Q चार्ज है वो इधर रिपेल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। ये जो -Q चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा क्या, क्योंकि सोचो यहां अगर कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो -Q अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक ना, ये हमेशा याद रख लेना है, कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर डायरेक्शन देखना हो तो उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को रखो। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और उस पर जिधर फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो चलो जी ये हो गया E3। देखो जी इस 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बोलेंगे KQ/A²। चलो 2Q के कारण कितना होगा, यानी 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो K2Q बाई, बोलो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो ये है और ये भी ये है, कितना हो गया जी √2A होल स्क्वायर, यानी KQ/A²। क्या गड़बड़ हो गया क्या, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 कैंसिल हो गया। अब देखो जी 3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो बोलेंगे भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में माइनस का तो कोई रोल नहीं होता, माइनस साइन के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, तो KQ/A² है ना, यहां से यहां का डिस्टेंस है। चलो इस पॉइंट पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है। थोड़ा याद करो, जब वेक्टर पढ़ता था और 2 से ज़्यादा जब वेक्टर होता था तो तुम कैसे उसको ऐड करते थे, याद करो तो कैसे ऐड करते थे, पहले कंपोनेंट में ब्रेक करते थे तब ऐड करते थे, है ना। ठीक, यहाँ भी करेंगे, देखना ध्यान से। E1 तो x एक्सिस के अलोंग है, E2 तो 45 डिग्री पर है, स्क्वायर है ना, ये एंगल 45 डिग्री होगा, और E2 इधर है। देखना बढ़िया सीखना, सोचो तो E1 तो x एक्सिस के अलोंग है, E2 तो निगेटिव y एक्सिस इधर है। अब अच्छा एक मिनट, इसको E3 बोल दे रहे हैं ना, वो भी E2 लिखा गया और भी ठीक है ना, तो ये जो है E3 लिख देते हैं। E3 किधर है, निगेटिव y एक्सिस में। और अब जो है E2 जो इधर है इसको कंपोनेंट में ब्रेक करो, तो सोचो तो E2 को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो E2 cos 45 इधर हुआ, इधर हो गया E2 sin 45। क्या गड़बड़ है क्या, देख लो ध्यान से। E2 cos 45, कारण कि ये एंगल थीटा रहता है, इधर ई cos थीटा, इधर ई sin थीटा बोलेंगे ना। थोड़ा देखो तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो इस पॉइंट P को हम यहां दिखा दे रहे हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो जाहिर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग E1 है प्लस E2 cos 45। बोलो E1 कितना है? तो E1 जो है KQ बाई ए स्क्वायर। E2 कितना है? तो E2 भी तो वही आया है मैग्नीट्यूड में, KQ बाई ए स्क्वायर cos 45 1 बाई रूट 2। चलो x कंपोनेंट तो निकल गया ना। अब थोड़ा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है इधर भी है। y में जो है ऊपर तो है E2 sin 45 और नीचे E3। देखो E3 का तो वैल्यू इतना है और E2 भी इतना ही है, लेकिन यहाँ sin 45 लगा हुआ है, तो जाहिर है E3 बड़ा ना हो जाएगा E2 sin 45 से। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट देखोगे तो नीचे E3 है माइनस E2 sin 45, ठीक ना। E3 माइनस E2 sin 45, ये हो गया y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। माइंड में सोचो ना कि डाउनवर्ड में ही y है, उससे क्या फर्क पड़ने को। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर हम लोग निकाल लिए, वैल्यू रख लेते हैं। E3 है KQ बाई ए स्क्वायर, E2 भी है KQ बाई ए स्क्वायर 45 1 बाई। सोचो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में EX, इस डायरेक्शन में जो आया उसको हम EY बोल दिए, है ना। तुम्हारा मर्जी है, तुम चाहोगे तो ऊपर y बोलो तो नीचे माइनस y हो गया, यानी निगेटिव y में कंपोनेंट हो गया। और अगर नीचे ही y बोल दो और इधर x बोलो, उससे क्या फर्क पड़ना है। आप समझ लो, तुम्हें मालूम है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। अगर बाय द वे जनरली जो है स्टैंडर्ड वे में हम लोग इधर y लेते हैं इधर x लेते हैं, तब तुमको लिखना कैसे चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EXI माइनस EYJ, ठीक ना। अगर इधर हम y बोल रहे हैं तो इसको माइनस y ना बोला जाता है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऐसे लिखने को है, लेकिन इतना हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। अक्सर हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जब भी दो से ज़्यादा वेक्टर मौजूद हो तो सारे वेक्टर को x और y डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ा था तो वहाँ फोर्स वगैरह का ये सब काम हम लोग करते थे, है ना। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, है ना। ये सब काम वेक्टर में किया जाता था। यानी सीधे याद रखो, मैग्नीट्यूड पूछा, x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया y में जो आया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। यानी 3 वेक्टर रहे चाहे 3000 वेक्टर रहे, मेथड एक ही है कि पहले जो है कौन कौन वेक्टर मतलब कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है और उसको तुमको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेना है। हाँ, तो जाहिर है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर है तो रिजल्टेंट कुछ इधर होगा। तो अगर वेक्टर तुमको याद हो तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, चलो थीटा ही बोल दे रहे हैं, तो tan थीटा अगर निकालना हो तो EY बाई EX कर लो, तो तुमको ये वाला एंगल पता चल जाएगा, है ना। यानी अगर एग्जाम में ऑप्शन IJ में हो तो इस तरह से लिख देंगे। हाँ, अगर यही y डायरेक्शन हम डाउनवर्ड में लेते तो I भी प्लस हो जाता J भी, लेकिन जनरली हम लोग y इधर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वर्क किए। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, तुमको सीधा मतलब इससे है x कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, y में कितना निकाल लिए और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। मेन यही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। तो चलो इसको भी जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कुछ बात जो है ना तुम लोगों को वेक्टर से रिलेटेड सिखा रहे हैं जो बहुत यूजफुल है। जानते भी होगे पहले से, लेकिन बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत दिन पढ़े हुए हो गया होगा तो शायद कुछ बात भूल गए हो। देखो अगर किसी पॉइंट पर
ढेर सारा फोर्स एक्ट करे, ठीक ना, ढेर सारा फोर्स एक्ट करे और एक प्लेन में ही सब फोर्स बोर्ड पे ही, और हर वेक्टर अपने से जो एडजेसेंट वेक्टर है, बगल वाला जो वेक्टर है, अगर उससे इक्वल एंगल बनाए, सपोज करो अगर ये सब इक्वल एंगल और जितना भी वेक्टर है सब का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ये हम 6 वेक्टर भले बनाए हैं लेकिन जानो 10 वेक्टर हो 50 वेक्टर हो उससे मतलब नहीं, यानी कि एक प्लेन में इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर ढेर सारा वेक्टर हो और सब अपने एडजेसेंट वेक्टर से, बगल वाला वेक्टर से इक्वल एंगल अगर बनाए तो याद करो तो रिजल्टेंट क्या होता है, यानी सबको अगर ऐड करोगे ना तो ये गारंटी है कि रिजल्टेंट 0 होगा, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 सब मिला के क्या होगा, 0 होगा। ये बात हमेशा याद रखना। हाँ, अगर तुमसे कोई पूछे आखिर ये थीटा होगा कितना, तो बोलेंगे कि देख लो ना कितना वेक्टर है, 6 वेक्टर है ना, तो 6 बार थीटा आया होगा ना, देख लो थीटा 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 6 बार है, तो 6 इंटू थीटा 360 डिग्री होगा। बोलो, तो जाहिर है थीटा क्या हो गया, 60 डिग्री हुआ क्या, यानी अगर 6 वेक्टर है ना तो सब अगर एक दूसरे से 60-60 का एंगल बनाएगा और सबका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो सबका रिजल्टेंट निकालोगे, सारे फोर्स को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट 0 होता है ना। ये सब बात हम तुमको इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि ये सब आगे जो है प्रॉब्लम में यूज में आएगा, और जो जानता है ये सब उसके लिए आंसर छू मंतर होता है, बस एक बार देखता है तुरंत बना देता है। जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लो 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर है A1 A2 A3 और तीनों जो है एक दूसरे से इक्वल एंगल बनाए, थीटा थीटा थीटा, तो देखो तो तीनों मिल करके 3 थीटा इजकल टू 360, तो थीटा कितना हो गया, 120 डिग्री। यानी तीनों अगर एक दूसरे से इक्वल एंगल बनाए और तीनों का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 0 हो गया। क्या सीखे, 3 वेक्टर है तो एंगल क्या होना चाहिए, 120। अब इसी तरह से कोई कहे 5 ठो वेक्टर है तो क्या दिक्कत है, 5 इंटू थीटा 360, देखो तो थीटा 72 डिग्री आया क्या, यानी कि 72 डिग्री के एंगल पे 5 वेक्टर हो और पांचों का मतलब पांचों अपने एडजेसेंट वेक्टर से 72 डिग्री का एंगल बनाए, है ना, और पांचों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो पांचों का रिजल्टेंट क्या हो गया, 0, है ना। तो ये क्यों बताए, पहले तो लिखना चाहते इसको लिख लो और तब जो है तुमको बता रहे। अब देखो ये वेक्टर वाला बात क्यों सीखा है, इसलिए क्योंकि अब तुम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया इक्विलैटरल ट्रायंगल है, प्रत्येक कॉर्नर पे जो है इक्वल चार्ज क्यू रख दिए, बतलाओ इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। तो अभी जो बात सीखे हो ना उसको जानोगे तो काम तुम्हारा बहुत ही आसान हो जाएगा। और ऐसे जो है जो नहीं जान रहा होता वो कंपोनेंट में ब्रेक करता है, इसी क्वेश्चन को बनाने में 15 मिनट लगेगा, सब टाइम भी वेस्ट होगा और शायद बने भी तो कोई कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए देखो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तुम्हारे पास 3 ठो चार्ज, मान लो ये 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। क्या रूल सीखे हो
कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखना हो तो उस पॉइंट पर पहले एक टेस्ट चार्ज रखो, और टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ठीक है, यहां पर एक प्लस चार्ज रख दो। तो अगर प्लस चार्ज रखोगे तो ये जो चार्ज Q है इधर रिपेल करे, है ना? ये जो Q चार्ज है पॉजिटिव है, यहां प्लस रहेगा, रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। अब देखो, ये जो चार्ज है वो इधर रिपेल करेगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव, और इसी तरह से थर्ड चार्ज इधर रिपेल करेगा। देखो तीन वेक्टर है, मतलब यहां अगर टेस्ट चार्ज रखोगे तो समझो तीन फोर्स लग रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। चलो इसको E3 बोले, इसको E2 बोले, और इतना तुमको मालूम है ना, जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये है जितना ये, और सबसे डिस्टेंस भी इक्वल है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 के कारण निकालो या 2 के कारण निकालो या 3 के कारण निकालो, डायरेक्शन भले अलग अलग हो लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो तो सेम, KQ/R²। R मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। ऐसे याद रखना, ये R का जो वैल्यू है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में A/√3 होता है, बहुत यूजफुल रहेगा, याद रखोगे तो। हालांकि यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? तीन वेक्टर है, तीनों इक्वल है। थोड़ा बढ़िया से इसको एक्सटेंड करा के आगे देखो तो 30, ये भी क्या है 30, बढ़िया से देखना। जाहिर है देखो सेंटर से मिलाओगे ये तो परपेंडिकुलर हो ही जाएगा, तो बतलाओ तो ये 30 है तो ये कितना 60, वैसे ही देखो ये कितना 60, तो बतलाओ तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना 120। उसी तरह से इन दोनों के बीच का एंगल भी देख लो, समझ लो ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60, ये 60, 120। इन दोनों के बीच का एंगल भी, यानी कि अलग से अगर हम फिगर बनाएं तो इस पॉइंट O पर 3 वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है, ठीक ना, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, और तीनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहा है? 120 एंगल बना रहा है। बोलो तो अभी पढ़ा था ना कि इक्वल एंगल जब बनाए और तीनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। इधर E1 दिखा दिया, ये E2, ये E3। अब बतलाओ तो इस तीनों वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? 0। देखो अगर वो मेथड जानते हो तो ये तुम्हारे लिए एकदम छू मंतर है, और नहीं जानते हो तो फिर क्या करोगे? कंपोनेंट में इसको ब्रेक करो, x वाला निकालो, y वाला निकालो, इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? अब देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे तुमसे कहा गया कि एक इरेगुलर जो है हेक्सागन है ना, रेगुलर हेक्सागन है, और इसके प्रत्येक कॉर्नर पे इक्वल चार्ज को हम रख दिए। तो एक बात तो सीधे अब याद कर लो, जब भी रेगुलर पॉलीगॉन हो ना, हिंदी में समबहुभुज बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन हो मतलब सब साइड इक्वल हो, और अगर प्रत्येक कॉर्नर पे इक्वल अमाउंट में चार्ज रखा जाए तो गारंटी है कि सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा ही, ठीक ना? अगर तुमसे कोई कहे कि बतलाओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो देखो एक्सप्लेन तो इसको और भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन एक तरीका से ऐसा करो, अगर मान लो तुम इसको 1 बोले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया, इसके कारण इधर हुआ, है ना? फिर इसके कारण देखोगे इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इधर। थोड़ा समझना बात को। 6 वेक्टर आ गया, जितना चार्ज यहाँ है उतना ही यहाँ, सब जगह चार्ज इक्वल, सब जगह से डिस्टेंस इक्वल, तो इस सारा वेक्टर इक्वल है कि नहीं?
और जब सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और सब देखो ना एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहा है कि नहीं, तब जाहिर है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस O पॉइंट पर क्या होगा, 0। देखो इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं, हेक्सागन के केस में आसान होता है। कैसे बोलेंगे, देखो यहाँ Q चार्ज है तो यहाँ प्लस चार्ज रखोगे तो इधर रिपेल करेगा, यहाँ Q चार्ज है इधर रिपेल करेगा, ये Q चार्ज इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल कर, ये Q चार्ज इधर, ये Q चार्ज, एक दूसरे को सब बैलेंस, यानी ये जो दोनों जो है जो एक दूसरे के सामने है एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा क्या। तो इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस O पॉइंट पर 0 हो जाएगा। इस मेथड से भी बोल सकते हो, लेकिन तुमको सिंपली ऐसे याद रखना है कि चाहे नंबर ऑफ साइड्स 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10, 50 कुछ भी हो, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है और प्रत्येक कॉर्नर पे इक्वल चार्ज रखेंगे तो ये गारंटी है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो अक्सर जो है तुम लोगों को न्यूमेरिकल से थोड़ा डर तो लगता ही है ना, थोड़ा लगता है कि जब तक थियरी पढ़ रहे थे बहुत अच्छा फील हो रहा था, थोड़ा जैसे ही प्रॉब्लम में जाते हो तो ज़्यादा सोचने लगते हो, और उसमें भी खास करके जैसे जैसे उसका लेवल चेंज होता है तुमको जो है ना थोड़ा वो कम रुचिकर हो जाता है। लेकिन देखो एक बात जाना, जो क्वेश्चन पूछने वाला है ना वो तुम्हारे साइकोलॉजी का भी टेस्ट करता है। वो सिंपल क्वेश्चन ही तुमसे ऐसे ढंग से पूछ देगा वो क्वेश्चन देख के ही तुम छोड़ दोगे। जैसे मान लो अभी तक जो हम तुमको क्वेश्चन बतलाए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले पॉइंट चार्ज के कारण, है ना, किसी में 2 चार्ज लिए, 3 चार्ज लिए, रेगुलर पॉलीगॉन में ढेर सारा चार्ज भी लिए, और तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम सिखा दिए। अब बाय द वे अब एक क्वेश्चन तुमसे ऐसे कह दिया गया कि एक Q1 चार्ज है 1 × 10⁻⁻8 कूलम, जो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे, ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर पे है। एक Q2 चार्ज है जो 8 × 10⁻⁻8 कूलम, जो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। इसी तरह से कहा गया Q3 चार्ज है, इसका वैल्यू दे दिया है 27 × 10⁻⁻8 कूलम, ये 30 सेंटीमीटर पर है ना। इसी तरह से जो है 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर करते करते कहा तुमसे कि 100 सेंटीमीटर पे भी चार्ज है, और उस चार्ज का जो वैल्यू है 1000 × 10⁻⁻8 कूलम। मतलब कहा गया कि 10 ठो पॉइंट चार्ज। देखो अब तुम में से ज़्यादातर स्टूडेंट को होता क्या है, कुछ सोचता है कि 2 गोला तो बनता नहीं है, 10 गोला कहाँ से बनने को। मतलब कि तुम एक नज़र में ही ये मान करके चला कि ये प्रॉब्लम तो हमसे बनने वाला नहीं है। देखो तुमको कितने बारे बात समझाए हैं कि अगर 10 ठो वर्क है तुम्हारे पास तो हर वर्क तो अपने आप में एक इंडिविजुअल वर्क होता है। तो तुम पहले 1 के कारण सोचो, 2 के कारण सोचो ना। अब नहीं देखते देखते अभी तुम देखना ये क्वेश्चन तुम ही से बन जाएगा। हम तुमको जैसे हिंट करेंगे और तुम उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, तुम देखना आराम से बन जाएगा। जैसे देखो पहले तो कितना चार्ज है, 1 × 10⁻⁻8 कूलम, 8 × 10⁻⁻8 कूलम। अच्छा कुछ रिलेशन है क्या, 1 8 27। देखो 1 तो हो गया, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, यहाँ देखो 10 का क्यूब 1000। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 सब का क्यूब किया गया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस O पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो रूल क्या है, रूल है कि वहां पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखो। तो चलो जी यहां एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखे, एक प्लस चार्ज रखे, कहां पे, O पॉइंट पर प्लस चार्ज रखे। सोचो तो यहां एक प्लस चार्ज रखोगे
तो ये जो Q1 है इधर रिपेल करेगा। यानी माइंड में तुम सोचो ना, हमको 10 ठो चार्ज के लिए बात नहीं करना, हमको बस 3 ठो चार्ज के लिए बात करना या 1 चार्ज के लिए बात करना, ऐसे सिंपली सोचो। तो Q1 के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ प्लस चार्ज रखोगे तो Q1 इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी चार्ज तो पॉजिटिव है, इधर रिपेल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। अब चलो Q2 के कारण, तो ये जो Q2 चार्ज है, जब यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो Q2 भी इधर रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, है कि नहीं। Q3 है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, वो इधर रिपेल किया। समझना बात को। इसी तरह से Q4, Q5, Q10, तो देखो ये जो Q10 है, यहाँ पे लिख देना, Q10 जो है 1000 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम। अब सब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रहा है, तो माइंड में तुम सोचो कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक आदमी फोर्स लगाया 2 न्यूटन, दूसरा आया 4 न्यूटन, तीसरा आया 8 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, सब फोर्स एक ही डायरेक्शन में। तो बतलाओ तो नेट फोर्स क्या होगा? सबको अलजेब्रा जैसा ऐड कर देंगे कि नहीं? यानी अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, कोई दिमाग अलग से नहीं लगाना है, सीधे क्या लिखेंगे? E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू E10। बोलो E1, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो KQ1, देख लो ध्यान से, Q1 मतलब 1 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम, वैल्यू रख ही देते हैं, 1 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है। बोलो ये डिस्टेंस कितना है? ये 10 सेंटीमीटर है, हमको तो मीटर में ना चाहिए, तो 10/100 कर दो तो कितना हो गया? बोलो 0.1 मीटर होल स्क्वायर। चलो आ जाओ इसके कारण, तो K 8 इंटू 10 टू दी पावर -8, यहां से यहां 20 सेंटीमीटर, 0.2 स्क्वायर। अब देखो तुम में से कुछ स्टूडेंट को क्या दिक्कत होता है, वो ऐसे सोचता है, अच्छा Q1 अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया, Q2 भी इधर दिया, लेकिन Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या इसका कोई रोल नहीं होगा क्या? ये बीच में कोई बाधा डालेगा कि नहीं? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही ना है, ये अकेले रहे चाहे ढेर सारा रहे, इसका जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होना वो किसी से इफेक्टेड नहीं होना। Q2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना उसको Q1, Q3 या अन्य चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, चलो जी, तो 2 के कारण इतना इलेक्ट्रिक, चलो 3 के कारण, तो K 27 इंटू 10 टू दी पावर -8 डिवाइडेड बाई 0.3 स्क्वायर। चलो इसी तरह से चले आओ स्ट्रेंथ चार्ज पर, तो K 1000 इंटू 10 टू दी पावर -8, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। देख लो तो कुछ कॉमन आ रहा है, तो K तो सब में कॉमन है, 10 टू दी पावर -8 कॉमन है। देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1/0.1 स्क्वायर। थोड़ा सोचो ना, 1/0.1 स्क्वायर यानी 1/0.01। देखो तो ये 100 हो गया क्या? यानी कि सॉल्व करो तो ये हो गया 100, इसको सॉल्व करो देखो ये 200, इसको सॉल्व करो देखो ये 300, देखो ये 0.09 हो जाएगा 300, और लास्ट में देखो तो बच गया 1000। अब चलो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। K का वैल्यू कितना? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर -8, इसमें से 100 को कॉमन निकाल लो, 1 + 2 + 3 अप टू 10। देख लो जी, देखने में जो जितना हार्ड लग रहा था ये कैलकुलेशन जो है उतना ही सिंपल हो गया। देखो
यहाँ जो है 10 टू दी पावर 9 है और ये 10 टू दी पावर 2 है, तो 11 माइनस 8 यानी 10 टू दी पावर 3 हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 3। और ये सोच लो 1 + 2 + 3 अप टू 10, समझो कि 1 का टेबल लिखा हुआ है और उसको ऐड करोगे तो 55 आता है न्यूटन पर कूलम। या जानना मैथमेटिक्स में रूल है, अगर n तक ऐड करना हो तो फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1, n के जगह 10 रख दी। नहीं, ये प्रॉब्लम बन गया कि नहीं। देखो इसी टाइप का जो है क्वेश्चन तुमको SCV का जो एक्सरसाइज है ना वो 20 में मिलेगा। अब उसमें तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे हम 1 कूलम का चार्ज रख दिए, बतलाओ ये 10 मिल करके कितना फोर्स लगाएगा। ये बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ चार्जेज है 10 चार्जेज है वो कितना फोर्स लगाएगा। अरे तो 1 कूलम पे यूनिट चार्ज पे लगने वाले ही फोर्स को ना इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया तो यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकाल लिया, है कि नहीं। वही आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई क्यू चार्ज को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू ई, क्योंकि E जो है 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स है। तो 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स अगर E है तो Q कूलम पे लगने वाला फोर्स Q इंटू ई, तो उसका हम चर्चा करेंगे। पहले तो इसका तुम स्क्रीनशॉट एक ले लो। देखो जी ये जो क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं पेंटागन है, सबका साइड इक्वल है, लेकिन देखो 4 ही कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, इस पर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ। और ये तुम्हारे होमवर्क में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट O पर कितना होगा। इतना तो जान रहे हो कि अगर सब पे चार्ज होता इक्वल तब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता। बस समझो ये जो हम बोले यही एक तरह से तुम्हारा हिंट भी है। कैसे बनाओगे अभी तो हम सिखाएंगे नहीं, अभी तो तुम पहले ट्राई कर लेना, अगले वीडियो में इसका तुमको आंसर बतलाएंगे, ठीक है। देखो एक बात तुमको समझा रहे हैं, अभी आगे हम लोगों को सीखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट चार्ज को रखेंगे तो उस पर इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ये सब बात को हम लोगों को सीखना है। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखना कि हम केवल जो है ना थियोरेटिकल कंटेंट को ध्यान से पढ़ें, न्यूमेरिकल कंटेंट मिले ना तो उससे स्केप करने लगे तो तुम मेन चैलेंज से ही भाग जाओगे, ठीक ना। तो ये पूरा कोशिश करना है। अब तो तुम देख ही रहे हो तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे भी जो है क्विज़ वगैरह किया जा रहा है, उस सब में भी हिस्सा लेने की ज़रूरत है। देखो एक बात और जानो, जैसे ये न्यूली एडेड वीडियो तुम लोग देख रहे हो तो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो फिर से पूरी तरह से बैक हो गए हैं। वो फ़ोन करके बतलाते हैं कि सर अब हम केवल न्यू वाला देख रहे हैं, आगे नहीं देख रहे हैं। देखो हम ये बात नहीं सिखाए थे, बतलाए थे तुमको कि शुरुआत में कुछ वीडियो हम लोग मोबाइल वगैरह से शूट किए थे जो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं था, तो इसलिए उस वीडियो को हम लोग हटा दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं। पहले का जो है ना 2-3 वीडियो 4 वीडियो हटाया जाएगा, शायद 4 ही वीडियो जो है वो बहुत विजिबल नहीं था। और कुछ अगर ऐड भी करेंगे, मान लो कुछ नया ही बात बतला दिए, तो तुम जो नोट्स बनाए हुए हो उसमें तुम एडिशनली जो है ना पेज चिपका दो, अलग से लिख लो। लेकिन आगे का जो वीडियो है ना जो पहले से डाला हुआ है लेक्चर 4, 5, 6 ये पढ़ते जाना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि ढेर सारा ना वीडियो देना पड़ेगा। तो लगभग जो है ना 5 नंबर वीडियो से 4-5 वीडियो से जो पहले का दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1.0 का जो तुम्हारा प्लेलिस्ट में शो करता होगा, या हम उसको बहुत अरेंज भी करवा दे रहे हैं कि किसके बाद किसको पढ़ लो। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये न्यूली एडेड वीडियो जो है ना वो एडिशनल तुम्हारा है, कि जिसमें हम स्टार्ट में सोचे थे कि 2, 4, 5 दिन 10 दिन पढ़ाना है, फिर तो हम लोगों को क्लासरूम में मिलना है, वो फर्स्ट लॉकडाउन था। लेकिन जब इसी को कंटिन्यू करना पड़ गया है
तब हम सोचे कि पहले वाला भी फ्रेश कर देते हैं। इसलिए आगे पढ़ते जाना, जो भी वीडियो है ना वो पूरा समझ में आएगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि पहले से जो वीडियो डाला हुआ है वो पढ़ते जाना है, ठीक ना, ये बात याद रखना। और जो है हम तुम लोगों को बहुत जल्दी जो है एक मोटिवेशनल लेक्चर ला रहे हैं, है ना। संभवतः वो जो है संडे को तुम लोगों के लिए मिलेगा। एकदम बढ़िया से सुनना सीखना, वो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें रहेंगी, और उसमें जो है तुम्हारे स्टडी से जुड़ा हुआ भी मैटर होगा। चलो, धन्यवाद।